हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5। तो जैसा कि आपको पता है कि ये ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है और हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब ये 5th चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी पृथ्वी में किस तरह के मंडल पाए जाते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, वो मंडल को हम कैसे पहचान सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसे पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हमें गिवन है कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। बिल्कुल सही, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये हमने पढ़ रखा है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ये बिल्कुल सही है। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब वो कौन कौन से घटक हैं? यहाँ पे हमें गिवन है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग और भूमंडल, तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि भू मीन्स होता है ज़मीन। पृथ्वी, धरा, वसुधा इन सब के पर्यायवाची हैं। तो भू का मतलब होता है ज़मीन, यानी कि वो एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं, ज़मीन का एरिया, उसको क्या कहते हैं? उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ओके, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। बिल्कुल सही। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट के साथ साथ और कौन सा प्लैनेट कहते हैं? तो पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट के साथ साथ हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। क्यों? क्योंकि इस ग्रह पर जल की बहुत अधिकता है। और जब हम चंद्रमा से देखते हैं या किसी और दूसरे ग्रह से या खगोलीय पिंड से पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीला ग्रह नज़र आता है। तो मतलब क्या है कि पृथ्वी पे जल बहुत ज़्यादा है, जल की अधिकता पाई जाती है। तो जिस एरिया में जल पाया जाता है उसको जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित हैं। ओके, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब जीवमंडल कहा जा रहा है कि जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि जीवमंडल और जलमंडल में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि जो जलमंडल है वो क्या है? जहाँ पर जल पाया जाता है। और जो जीवमंडल है वो कहाँ है? जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ओके, अभी तुमको ये एक डायग्राम भी दिया हुआ है, उससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ बॉक्स में, पिंक बॉक्स में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि शब्दों की उत्पत्ति। तो लिथास का अर्थ होता है पत्थर और एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प। ओके, और ह्यूडर का अर्थ है जल। तो बायोस का अर्थ है जीवन। तो जैसे कि अभी तुम पढ़ोगे ना, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ह्यूडोस्फेयर, बायोस्फेयर। ओके, जीवमंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, इन सब के अंग्रेजी नाम हैं ये। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, अब भूमंडल अभी हमने पढ़ा था ना। भूमंडल क्या होता है? मैंने बताया कि भू से ज़मीन होती है, पृथ्वी, धरा, वसुधा, जो भी तुम इसका सिनोनिम याद रखो तो तुमको ये समझने में आसानी होगी कि भूमंडल हम किसे कहते हैं। ओके, तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, ये भू परपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जो होते हैं ना वो परपटी पे ही पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये भू परपटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है ये भूमंडल, जिसमें जीवों के लिए क्या है? अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ओके, तो पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। किसको? पृथ्वी की सतह को। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या दिया गया है? स्थलीय यानी कि जो एरिया ज़मीन है, जहाँ पर मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, वो क्या है? महाद्वीपीय एरिया में उसको रखा जाता है। और जहाँ पर जल है ना उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब कहा जा रहा है कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब तुम
को कहा जा रहा है कि चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखो, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? तो अब देखो तुम्हें दिखा देती हूँ मैं। तो तुम यहाँ पर देखोगे ना तो स्थलीय भूभाग हैं तो, बट ऐसा नहीं है कि सभी आपस में जुड़े हैं। जैसे अगर तुम देखो कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, क्या ये दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हैं? नहीं, आपस में बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, बल्कि इनके बीच में ये अटलांटिक महासागर और नीचे दक्षिणी महासागर पाया जाता है। ओके, अब देखो, अब तुम्हें नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट तुमसे कहा जा रहा है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। अगर तुम कभी ध्यान दिए हो, या अब ध्यान देना, कभी स्टेशन जाना तो वहाँ पर स्टेशन पे तुम्हारा स्टेशन का नेम लिखा रहता है ना जिस बोर्ड पे, वहीं ऊपर लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। तो तुम उस पर ध्यान देना, समुद्र तल से ऊंचाई हर जगह समान होती है और 0 डिग्री से मापा जाता है। ओके, ये एक रेशियो मेंटेन किया गया है थोड़ा जगह के बारे में समझने के लिए। ठीक है, तो देखो अब ये तुमको वर्ल्ड मैप गिवन है। वर्ल्ड मैप, ये हाँ ऐसे दिखा सकते हैं हम। ये वर्ल्ड मैप है, इसको तुम देखो। इसमें तुम्हें आई होप कि यहाँ पर तुमको कंट्रीज़ के नाम दिख रहे होंगे। जो महाद्वीप है, महाद्वीप का नाम दिख रहा होगा, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तुम जस्ट एक ओवरव्यू ले लो, इसलिए यहाँ पर तुमको ये मैप दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे नीचे जो हमारा एकदम वाइट वाइट है ना, ये एरिया, इसको अंटार्कटिका, ये भी एक महाद्वीप है ना। तुम्हें पता होगा कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हिमालय का पत्थर, अमेजन नदी, एंडीज़ पर्वत, रॉकी पर्वत, एटलस, अल्पस, तिब्बत का पठार, यूराल पर्वत, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा कि समुद्र तल से ऊंचाई क्या होती है, तो यहाँ पे बताया गया है ना कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ओके, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, यानी कि समुद्र के लेवल से उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये तो तुम्हें बताया जा रहा है कि महाद्वीपीय एरिया, यानी कि जो तुम देख सकते हो एकदम जो ज़मीन पे जो एरिया सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो उसको क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और सबसे गहरा भाग क्या है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है सबसे गहरा भाग, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ओके, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है? अब देखो, पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसकी जो है क्या है, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और यही हाँ, प्रशांत महासागर की गहराई क्या है? 11,022 मीटर। तो इसमें से तुम घटा दो तो पहले तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें 2,000 कुछ मीटर का डिफरेंस है। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा ना अभी कि महासागर इन दोनों को अलग करता है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सारे तुमने मैप में देख लिए हैं, और जब मैंने वो मैप दिखाया था ना तो तुम स्क्रीनशॉट भी लेते तो फिर तुम ये सारे कॉन्टिनेंट को मार्क कर सकते हो। तुम्हें इसका लोकेशन पता होनी चाहिए कि सारे कॉन्टिनेंट कहाँ पर स्थित हैं। अब चित्र 5.1 विश्व के मानचित्र को कहा जा रहा है, देखिए, जो कि हमने देखा है। और कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो, कहा जा रहा है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी तो ये तुमको महाद्वीप के बारे में जानकारी दी गई, महाद्वीप किसे कहते हैं, टोटली कितने महाद्वीप हैं, ये सब हम लोगों ने जाना। अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो एशिया है। अब हम एशिया के बारे में जानेंगे कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। सारे पॉइंट इसमें एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ओके, सो इसमें सारी ही चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और ये
संपूर्ण विश्व का या संपूर्ण महाद्वीप तुम कहोगे कि उसके पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग तो एशिया ही है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इससे महाद्वीप से होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया बना है। अब तुम्हें आ रहा है बताया जा रहा है एशिया के साइड में ही यूरोप है। यूरोप के बारे में बताया जा रहा है कि यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ओके, अब देखो यहाँ पर तुम्हें अफ्रीका के बारे में बताया जा रहा है कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, किसके बाद? अफ्रीका, एशिया के बाद। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसने ना कि तुम्हारी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। यहाँ कहा जा रहा है ना कि विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और चित्र 5.1 को देखने के लिए कहा जा रहा है, मतलब पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो चित्र 5.1। और कहा जा रहा है आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे रेखा कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। मतलब किसी न किसी कॉन्टिनेंट से या फिर कर्क या मकर या कुछ ऐसे गुजरती हैं, किसी कॉन्टिनेंट से गुजरती नहीं। जैसे यूरोप से एक भी रेखा नहीं गुजरती वहाँ से। तो वही कहा जा रहा है कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये भी तुम्हारे लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। तो ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। तो चित्र 5.1 में कहा जा रहा है कि विश्व के मानचित्र को देखो और तुम देखोगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का मानचित्र देखो तथा बताओ कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये तो तुमको अफ्रीका का मानचित्र देखना पड़ेगा। तो तुम देखोगे ना विषुवत वृत्त बिल्कुल एकदम बीच से होकर जाती है अफ्रीका के, और उसके बाद ऊपर से कर्क रेखा और नीचे से मकर रेखा, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में हमने पढ़ रखा है, याद आ रहा है ना? वरना उसे एक बार रिवाइज़ करो। देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा उत्तर अमेरिका। ओके, तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। स्थल संधि और जल संधि के बारे में अभी पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखो यहाँ उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की देखो मैप बना हुआ है ना। तो कहा जा रहा है स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो जिस संधि से जुड़ रहे हैं यानी जो एरिया इनमें मिल रहा है वही को संधि बोलते हैं। तो अगर स्थल पर हैं ये तो ये स्थल संधि हो जाएगी, और अगर ये संधि जल में हो रही है तो ये हो जाएगा जल संधि। जैसे कि तुम्हें अभी जल संधि का भी एग्जाम्पल दिया जाएगा। बट उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जहाँ मिल रहे हैं ना, वो कौन सा एरिया है? तो वो पनामा एरिया है। इस वजह से इसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। अब देखो जल संधि का क्या मतलब होता है? जहाँ पर 2 देश किसी यातायात के थ्रू या पानी के थ्रू, जल के थ्रू मिल रहे होते हैं। तो कहा जा रहा है जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि तुम्हें यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये भारत और श्रीलंका जो है ना, इसके बीच एक जल संधि है, उसका नाम है पाक जल संधि। ओके, यहाँ भारत और श्रीलंका, जबकि पाकिस्तान तुम बोलोगे मैम तो वेस्ट में है, इंडिया के वेस्ट में या इंडिया से लग कर ऊपर है वो। लेकिन जो है ये क्या है कि ये श्रीलंका और इंडिया को जो जल संधि जोड़ती है ना, उसका नाम है पाक जल संधि। ठीक है, हम इससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पर तुम्हें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो मैं बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसे 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ओके, तो सबसे पहली महिला कौन थी जिसने
कि एवरेस्ट पर कदम रखा और कब रखा। तो तुम्हें बताना है कि जापान की जुंको ताबेई थी, जिन्होंने 1975 में, डेट चाहो तो तुम याद रख सकते हो, 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर उन्होंने कदम रखा था। और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ओके, सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो ब्लू बॉक्स में पॉइंट दिए रहते हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उसको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर अमेरिका के बारे में। तो उत्तर अमेरिका के बारे में बताया जा रहा है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। बिल्कुल सही, अगर तुम वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही पाओगे। मैं सजेस्ट करती हूँ याद रखने से ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम देख सकते हो, मैप में देख के समझ सकते हो, तो उसको ज़रूर मैप से रिलेट करके पढ़ो। अगर वो पिक्चर तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगी ना, तो फिर तुम्हें याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें दक्षिण अमेरिका के बारे में दिया है कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? तो तुम बताओगे। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक है, पर्वत शिखर पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है, और पर्वत श्रृंखला तो क्या है? एंडीज़ है। क्या है? उत्तर और दक्षिण की में फैली हुई है। तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। अब 2 बात यहाँ पे तुम्हें ध्यान देनी है। पहले तो सबसे बड़ी नदी क्या है? अमेज़न नदी है। और सबसे लंबी नदी क्या है? वो नील नदी है। तो सबसे बड़ी नदी कहाँ पाई जाती है? अमेज़न। तुम अमेज़न के जंगल से भी याद रख सकते हो, जो कि कहाँ पाई जाती है? हमारी दक्षिणी अमेरिका में। और जो हमारी सबसे लंबी नदी नील है, तो अभी हमने पढ़ा कि वो अफ्रीका में पाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। आइलैंड कॉन्टिनेंट इसे ही कहा जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट। और ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, इसलिए तुमको ये याद रखना है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो मैंने तुमको मैप दिखा रही थी, मैंने कहा जो वाइट वाला एरिया अंटार्कटिक है, उसी की बात हो रही है, अंटार्कटिका की। तो दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव जीवन निवास नहीं करता है, यानी कि लोग वहाँ सेटल नहीं होते हैं। तो वो बिल्कुल भी वहाँ पर रहना एक्चुअली सूटेबल नहीं है, इसलिए लोग वहाँ सेटल नहीं होते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान है, इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ओके, ये तुम्हें एग्ज़ाम में आया था, ये सीटेट के एग्ज़ाम में आया था। अगर तुम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको नोट डाउन करो, नहीं भी कर रहे हो तो ये फिर पूछ सकता है तुमसे कि अंटार्कटिका में कौन से शोध संस्थान लगाए गए हैं। तो ये मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये भारत के शोध संस्थान है। जलमंडल के बारे में हमें पढ़ना है। जलमंडल यानी कि एक ऐसा मंडल, एक ऐसा आवरण, एक ऐसा जो है एरिया जो कि जल से घिरा हो, पानी से घिरा हो। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। समझा था हमने कि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जल के रूप मतलब इसके इतने सारे अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग पैटर्न, जैसे महासागर और नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और क्या वायुमंडल, ये सभी जलवाष्प में सम्मिलित हैं। और ये क्या है? ये है हमारा मीन्स मैं कह सकती हूँ इसे जलमंडल। कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, एवं वो इतना अधिक खारा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको पी नहीं सकते हैं, है ना, कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है वो। तो शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों और हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में लाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलावर जल के रूप में पाया जाता है। मतलब ज़्यादातर जो जल होता है ना, वो बहुत लवणीय होता है, यानी बहुत नमक उसमें भरा रहता है। बहुत कम ऐसा एरिया है जहाँ पर तुमको मीठा पानी मिलेगा, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। तो क्यों पानी की कमी महसूस कर रहे हैं? क्या तुम लोग को अभी तक स्टोरी सुन के, कुछ पढ़ के समझ में आया कि क्यों हम नीले ग्रह में रहने के बावजूद पानी की कमी क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जबकि यहाँ पर 71% एरिया जो है
वो उसमें पानी ही पानी है, और जो हमारा 29% एरिया है उस पे हम लोग रहते हैं। तो क्या पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है? पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ प्रॉब्लम ये भी है कि हमको साफ़ पानी नहीं मिलता है। ओके, पानी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन उसमें इतना नमक है, इतना लवड़ी है, इतना खारा है वो पानी कि वो पीने योग्य नहीं है, उपयोग योग्य नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया जलमंडल के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं महासागर के बारे में। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे पैटर्न पढ़ रहे थे ना महासागर के, जैसे हो गया नदी, समुद्र और फिर तालाब, कोई भी जलाशय, ये सब जलमंडल का ही एक प्रतिरूप है या पानी का ही एक रूप है। तो अब तुमसे कहा जा रहा है कि महासागर क्या है? तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन हर महाद्वीप एक दूसरे महाद्वीप से नहीं जुड़ा है। तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागर की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसी चैप्टर में तुमको कॉन्टिनेंट के भी यानी महाद्वीपों के भी नाम याद करने हैं, और तुम्हें ये जो हमारा ओशन है यानी महासागर है उसके भी नाम याद करने हैं। सबसे बड़ा महासागर है, और महाद्वीपों में कौन सबसे बड़ा महाद्वीप है? यस, गुड, एशिया महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी के 1/3 भाग भर फैला है। अगर तुम इसको महाद्वीप से रिलेट करो तो महाद्वीप भी, एशिया भी पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है ना। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और हमारे जो महाद्वीप एशिया है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। और महासागर में क्या है? तो ये महासागर में है मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब एक ओ आकार का है, वृत्त मतलब एक गोले आकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ओके, अभी तो महासागर को, ये सारे महासागर को तुम एक मैप में देख लोगे ना तो तुम्हें क्लियरली ये याद हो जाएगा। अब फिर कहा जा रहा है चित्र 5.1 को देखिए और महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। जैसा कि मैंने कहा कि मैप को देखोगे तो तुम्हें ईजिली याद हो जाएगा। तो अब तुम्हें दिया जा रहा है कि अटलांटिक महासागर। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रशांत महासागर के बारे में, अब दूसरा है हमारा अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर क्या है? यूरोप और अफ्रीका। और इसको बिजिएस्ट ओशन भी कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा व्यापार जो जल मार्ग से होता है वो अटलांटिक महासागर में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, एकदम सपाट नहीं है बल्कि दंतुरित है, यानी दांतेदार है एकदम, इसमें कट कट टाइप के बने हुए हैं। तो ये अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। यानी जो डॉकयार्ड्स बने रहते हैं या फिर तुम कह सकते हो जो बंदरगाह बने रहते हैं उसके लिए ये सूटेबिलिटी बहुत सही है। तो व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। जैसे कि मैंने तुमको बताया ना कि ये क्या है कि ये बिजिएस्ट रूट है, बिजिएस्ट ओशन है। सारे ओशन में सबसे ज़्यादा व्यस्त यही महासागर रहता है और इसी में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। अब देखो यहाँ पर दंतुरित तटरेखा दिखाई गई है तुमको अटलांटिक महासागर की, और देखो एक स्थिति भी दिखाई गई है कि बेलफास्ट और डबलिन, ये कौन सा, ये पोताश्रयों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है। ठीक है, दंतुरित तटरेखा देखो समझ में आ रही है ना कि कैसे ये सपाट नहीं है, दंतुरित है, इसलिए यहाँ पर हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया अटलांटिक महासागर के बारे में, अब हमें पढ़ना है हिंद महासागर के बारे में। ओके, तो हमें हिंद महासागर के बारे में गिवन है कि ये हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। कौन से देश के नाम पर है? बिल्कुल सही, अपने हिंदुस्तान के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर है। तो ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, तो त्रिभुजाकार जैसे हमने पढ़ा प्रशांत महासागर वो किस आकार का है? वृत्ताकार है। और अटलांटिक महासागर वो एस आकार का है। अब ये आ गई बात हिंद महासागर की, ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों
को चारों ओर से घेरता है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी तुम समझ लो कि ये अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास कौन सा पाया जाता है, दक्षिणी महासागर। दक्षिण याद रखना क्योंकि ये तुम्हारे भारत से भी दक्षिण में पड़ता है, तो इसलिए भी तुम एकदम इजीली तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हो। अब दिया गया है आर्कटिक महासागर, ये जो कि उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ओके, तो ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो बेरिंग जल संधि अब कौन कौन से महासागर के बीच में होती है, तो तुम्हें बताना है कि बेरिंग जल संधि जो होती है हमारी, वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में होती है। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से। तो मैंने तुमको बताया ना कि यूरेशिया हमारा किन दो कंट्रीज से मिलकर बना है, बताओ ये किन दो, सॉरी कंट्रीज नहीं, किन दो कॉन्टिनेंट का नाम है ये, तो ये यूरोप और एशिया मतलब यूरेशिया है ना। तो अब हम आगे न्यू हेडिंग पे चलते हैं हमारा, जो कि है वायुमंडल। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र तुम्हें दिया हुआ है और यहाँ पर वायुमंडल के कुछ दिया हुआ है, उनकी वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में, है ना। तो ये भी पढ़ेंगे, पहले हम वायुमंडल के बारे में समझ लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, है ना। तो कहा जा रहा है कि वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ठीक है, ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि हमारी वायुमंडल की कौन सी परतें हैं, कितनी परतें हैं, इनका क्या काम है। ओके, ये सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो दिया हुआ है कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 भागों में या 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। और अगर इनके नाम में तो मैं इंग्लिश में बताऊँ तो ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर भी इसको कहते हैं, और बहिर्मंडल मतलब एक्सोस्फेयर। अब देखो इसके फोटोज तुम्हें दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले तुम्हारा आएगा क्षोभ मंडल, जिसमें तुम्हारा क्या है कि इसमें सारी ना, अभी तुमको इसके बारे में आगे में विस्तार पूर्वक तुम समझोगे। यहाँ पे तुमको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जितनी भी तुम्हारी मौसमी क्रियाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, और समताप मंडल में ये सारी क्रियाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि वायुयान उड़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा आइडियल प्लेस है। कौन सा? समताप मंडल। और मध्य मंडल, जैसे कि हम ओजोन लेयर की बात करते हैं तो ओजोन लेयर जो हमारी मध्य मंडल में ही पाई जाती है, जो कि पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अब ये है हमारा आयन मंडल, तो जैसे रेडियो तरंगे हैं वो यहीं पर होती हैं। और है दूसरा, उसके बाद हमारा बहिर्मंडल, ये बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो अब देखो ये सारी तुम्हें यहाँ पर एक्चुअली डायग्राम भी बना हुआ है जिसे तुम रिलेट कर सकते हो और अपनी इन्फॉर्मेशन को फिर से रिकॉल कर सकते हो। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। ठीक है, वायुमंडल किसका बना है? तो मेनली उसमें 2 गैसेस हैं, एक है ऑक्सीजन और दूसरा क्या है? दूसरा है नाइट्रोजन। ठीक है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, यानी कि अगर बात की जाए कि वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। कितना? 78%। ऑक्सीजन 21%। दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन ये सब 1% है। और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और निकालते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ क्या लेता है? पेड़ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और निकालता क्या है? ऑक्सीजन। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेड़ लगाओ। ऑक्सीजन सांस लेने में आवश्यक है, बिल्कुल सही। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, कि हमारे में अगर नाइट्रोजन नहीं होगा ना तो फिर वृद्धि नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता है। कम मात्रा में है, एक्चुअली 0.3% ऐसा ही है कुछ बस,
बट ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है और फिर उसके बाद क्या करती है, पृथ्वी को गर्म रखती है, जिससे कि पौधों की वृद्धि होती है। अब पर्वतारोही को दिखाया जा रहा है कि ये देखो पर्वतारोही यानी जो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक पर्सन जा रहा है, पीछे इसके बैग है ना, तो जो माउंटेन पे चढ़ने के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें होती हैं ये अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जैसे इनके पास ऑक्सीजन भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, तो इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक है, तो घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेज़ी से घटता जाता है। जैसा मैंने तुम्हें बताया, जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो घनत्व कम होगा, यानी ऑक्सीजन भी कम हो रहा है। तो आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना होता है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, तापमान भी घटता जाता है और वायुमंडल दबाव डालता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है और दबाव बढ़ता है। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लो। एनसीईआरटी वैसे भी इसकी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ ना वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको तुमको ध्यान रखना है, ध्यान देना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको तुम नोट डाउन करते जाओ, अपने नोट्स में लिखते जाओ। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल पे, तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है और दबाव बढ़ता जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में तुम निम्न दाब महसूस कर सकते हो और कुछ क्षेत्रों में तुम उच्च दाब महसूस कर सकते हो। ठीक है, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, जो वायु बहुत गतिशील चलती रहती है उसको पवन कहा जाता है। अब देखो, अब यहाँ पर तुमको एक चित्र दिया हुआ है, ये मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा स्थल मंडल है। ये देखो, जो एरिया पहाड़ वहाड़ वाला है या ज़मीनी जो एरिया है उसको स्थल मंडल कहते हैं। जो जल वाला एरिया है वो हमारा जल मंडल है, और ये है वायुमंडल। जो ऊपर की गैसेस वगैरह हैं तो इनको क्या है, ये वायुमंडल में आती हैं। अब देखो, ये जैव मंडल है पूरा। स्थल मंडल में भी जीवन पाया जाता है, जल मंडल में भी जीवन पाया जाता है, और वायुमंडल, जहाँ इन तीनों को मिक्स किया जाए, तीनों मंडल जहाँ मिलते हैं, बगैर जल के भी जीवन संभव नहीं है और ना ही बगैर वायु के जीवन संभव है। इसलिए ये तीनों स्थल जहाँ पर मिलेंगे वही हमारा जैव मंडल कहलाएगा। ओके, अब ये जीव मंडल या जैव मंडल दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अब देखो, यहाँ पे तुम्हें दिया गया है ना कि जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। ठीक है, ये वो भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। यानी जीव मंडल ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े बड़े डायनासोर, मगरमच्छ, या फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या बिल्कुल घर में पाए जाने वाले पालतू जानवर, ये सारे इसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जीव मंडल पे यानी किसी भी मनुष्य को या फिर कोई भी प्राणी हुआ या कोई जैसे पेड़ पौधे हैं या फिर कोई भी जानवर है, जब तक उनको जल नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगी, तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया गया है। ठीक है, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अगर किसी एरिया में बाढ़ आई तो फिर क्या उससे तुम्हारा जो है स्थल मंडल प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल प्रभावित होगा हमारा स्थल मंडल। यानी कि वहाँ पे घर टूट जाएंगे, लोगों के घर बिखर जाएंगे अगर बहुत पॉपुलेटेड एरिया में आ गई है तो इस तरह से कहा जा रहा है कि जो ये आपस में क्रियाएं करती हैं। यानी कि जब बारिश बरसेगी तो बिल्कुल वो जल है, लेकिन क्या सिर्फ समुद्रों में बारिश होती है? नहीं, स्थल मंडल में भी बारिश होती है। तो वही कहा जा रहा है कि ये तीनों किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर
प्रभाव डालते हैं, आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है पृथ्वी की सतह में परिवर्तन से होती है और भूकंप की वजह से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। तो झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। ये जल जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब कि अगर तुम स्थल मंडल पे हम जो है गंदगी फैला रहे हैं तो वो जल में जाती है, वहाँ को प्रभावित करती है। जल प्रभावित करता है तो वो भी स्थल मंडल में रहने वाले लोगों को हानि उठानी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनका किसी भी एक को छोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि हमारी बॉडी हम लेते हैं, अगर हमारा हाथ नहीं सही से फंक्शन करेगा, पैर नहीं सही से फंक्शन करेगा तो हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। वही यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। अब कहा जा रहा है कि उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को हम और किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, या हिंदी में इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये मेन पॉइंट है। यानी हमारे इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हम समझें कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों मिलकर ये जो हमारा जीव मंडल है या फिर जैव मंडल है, ये हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हम इसको कैसे बचा सकते हैं, इसको अपने यूथ में ला सकते हैं और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे बचा सकते हैं, ये इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, हमको पढ़ना और ये समझना। ओके, सो ये पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको और कोई भी डाउट है या कोई भी लाइन है, कोई पैराग्राफ है जो नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। और अगर आपको एक्सरसाइज के या फिर ये क्वेश्चंस जो MCQ दिए हुए हैं वो आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो या कमेंट करो। सो मैं ज़रूर उस पर एक सेशन ले आऊँगी। और मेरी पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसको भी विज़िट करें और देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।